डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जैक बोर्ड क्लास 11th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देख सकते हैं कि आज जो है 14 जुलाई और 14 जुलाई जो आपका डेट दिया गया था, ये ज्योग्राफी और फिजिक्स का एग्जाम है। ज्योग्राफी और फिजिक्स का है, ठीक है, और अकाउंट्स का एग्जाम है। तो इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि महासागरीय जल की औसत लवणता जो है 35% है। 35% है महासागरीय जल की औसत लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो पृथ्वी के 71 मतलब 71% भाग पर जो जल है। ये देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के किन्हीं दो दर्रों के नाम बताइए। दर्रा किसको कहते हैं, जो आपका पर्वतों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है पश्चिमी घाट का मतलब आपका नीचे जो एरिया है इधर का, तो पश्चिमी घाट के पास पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थाल घाट। थाल घाट जो है सबसे पहले कौन, नासिक और मुंबई। तो नासिक यहाँ पर है और नासिक और मुंबई के बीच में क्या है, थाल घाट है, ठीक है। और एक आ गया भोर घाट, तो मुंबई और पुणे के बीच है भोर घाट। तो मुंबई मुंबई यहाँ पर और पुणे, मुंबई और पुणे के बीच में क्या है, तो भोर घाट है, ठीक है। तो ये रहा आपका दो दर्रे के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली मतलब ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है। क्या होती है, तो अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तंत्र या सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था होती है। जैसे कि अगर आप देखें गंगा नदी तंत्र को, तो गंगा अगर ऐसे निकल कर आप बह रही है यहाँ बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ पर जितने भी नदी मिलेगी इसको क्या बोलेंगे, एक अपवाह तंत्र बोलेंगे। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। तो अगर नर्मदा नदी की उद्गम का बात करें तो आंसर हो जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, नर्मदा नदी जो है वो नर्मदा और तापी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी मतलब सतपुड़ा पर्वत है और विंध्याचल पर्वत जो है, अगर सतपुड़ा पर्वत यहाँ विंध्याचल यहाँ, तो इसके बीच में बहती है, ठीक है। पर्वतों के बीच में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हुआ आपका नर्मदा नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की अगर तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो वो 7516 किलोमीटर है, ठीक है। तट मतलब क्या हुआ, जितना भी तटीय तटीय इलाका है ऊपर ऊपर वही धरती है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 7516 किलोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, हम्म तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में अंतर को स्पष्ट करें। तो मौसम जो होता है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है, लेकिन जलवायु जो है वो लगभग 30 वर्षों के आसपास होता है, ठीक है। तो जलवायु को अगर बात करें तो ये क्या बताता है, ये क्लाइमेटा को बताता है। क्लाइमेटा मतलब कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ पर किस किस टाइप का जो क्षेत्र है उसी को बताता है ये जलवायु। तो आंसर देखेंगे, किसी स्थान का मौसम वो स्थान के तापमान तापमान और वायुमंडलीय दशाओं पर निर्भर होता है, और पवन प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को दिखाता है ये। और विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। फिर किसी स्थान का मौसम समय के साथ परिवर्तनीय हो सकता है, पर जलवायु लगभग अस्थायी होता है। आगे मौसम का अस्थायी प्रभाव पड़ता है, जबकि जलवायु का प्रभाव अस्थायी रूप से पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जलवायु जलोढ़ मिट्टी से क्या तात्पर्य है, या भारत में कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में अगर देखें तो हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यह भुरभुरा या ढीला होता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है, कहाँ कहाँ, तो गंगा सतलज का जो मैदान है, गंगा और सतलुज नदी के बीच का जो मैदान है वहाँ पर है। फिर महानदी कृष्णा तक कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में, जो तटीय मैदान है वहाँ पर भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो क्या हो जाएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं। हिमालय की नदियों का जो बेसिन क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है, और उनमें दल ग्रहण क्षेत्र हजारों सैकड़ों वर्ग किलोमीटर फैले होते हैं। फिर हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। आगे भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें से कौन कौन प्रमुख है, तो आपका 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण के 3 उपाय को लिखें। मृदा संरक्षण के लिए हमें 3 उपाय को लिखना है और वो क्या क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मृदा संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण और उपाय नीचे दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखें। क्या दिया गया कि वैज्ञानिक भूमि उपयोग अर्थात भूमि का केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त हो। जैसे ज़्यादातर क्या काम करना चाहिए, ज़्यादातर जो है कृषि से रिलेटेड काम होना चाहिए इसमें, क्योंकि व्यक्ति जो है बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसीलिए मृदा संरक्षण का आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक सस्यावर्तन समुच्च रेखीय जुताई और मेड़बंदी करना, और आर्द्र प्रदेशों में अवनालिका अपर्दन और मरुस्थलीय और आर्द्र मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपर्दन रोकने के लिए अवरोधों का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय नितल के उच्चावच का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं, जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, मतलब अगर महाद्वीप अगर यहाँ ढाल हुआ है तो वहीं मंद ढाल वाले उत्थान शुरुआत होती है, जिसे महासागरीय नितल कहते हैं, ठीक है। अगर ये ढाल है, अगर ये रहा कि महासागरीय महाद्वीप है और यहाँ से आपका महासागर शुरू हुआ, तो यहाँ पर इसका अंत हुआ और इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, महासागरीय नितल कहते हैं। फिर महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, या पृथ्वी के गहरे क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जलराशि संचित होती है। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप में इतने करीब हैं कि उनका सीमांकन जो है कठिन हो जाता है। महासागरीय नितल अथवा अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में उच्चावच के आधार पर बांटा जा सकता है। कौन कौन, तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है, गहरे समुद्रीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो महाद्वीपीय मग्न तट मतलब क्या हुआ कि ओशियन स्लोप, ठीक है। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल है तो इसमें कंटिनेंटल शेल्फ होगा, कंटिनेंटल शेल्फ, और फिर होगा गहरे समुद्र सी प्लेन्स होगा, ठीक है, ओशियन सी ओशियन प्लेन्स होगा, और महासागरीय गर्त मतलब ओशियन डिपो ये डीप, जैसे कि मेरियाना गर्त वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो लाल मिट्टी की विशेषताएं मुख्य रूप से है, इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों से होता है जिनमें लौह पदार्थ मिलते रहते हैं। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। फिर लाल मिट्टी में घुलने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता रहती है, किंतु फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, जीवांश तथा चूने की जो है कमी रहती है। फिर यह साधारण प्रकार की मिट्टी होती है, अतः इसमें विविध प्रकार के मोटे अनाज वाली फसलें, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में जल सोखने की शक्ति होती है, थोड़ी कम होती है, इसलिए इसमें वर्षा के समय ही कृषि की जाती है, वर्षा के समय कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, यह मिट्टी कहीं पर पीली, कहीं पर लाल, कहीं पर भूरी दिखाई देती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में निम्नलिखित अंतर हैं, कौन कौन से, तो हिमालय अपवाह तंत्र वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप है, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जालीनुमा या अथवा आयताकार प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट आंसर है कि हिमालय से उत्पन्न होने के कारण हिमालय की नदियाँ सदावाहिनी है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती है या मौसमी अर्थात वर्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हिमालय की नदियाँ युवा है, जिससे अपर्दन की क्रिया अधिक होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पुरानी या वृद्ध है, अपर्दन की सीमा तक पहुँच गई, मतलब इसका जो है अपर्दन हो चुका है, जबकि हिमालय की नदियों को नवीन युवा वलित पर्वत बोलते हैं, इसी के चलते यहाँ पर अभी भी अपर्दन इरोजन लगातार चल ही रहा है। नेक्स्ट, हिमालय की नदियाँ कहीं कहीं गार्ज बनाती है, गार्ज किसको बोलते हैं, तो अगर नदियाँ ऊपर से बह कर आ रही है और कोई चट्टान है उसको अगर काट कर इस प्रकार बना देती है तो इसको क्या बोलते हैं, गार्ज, और यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो हिमालय की नदियाँ कहीं कहीं गार्ज बनाती है, जबकि खड़ी ढाल के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती है, क्योंकि प्रायद्वीप में काफ़ी ज़्यादा खड़ा ढाल होता है, ठीक है। जैसे कि आप नीचे में आ जाए, डोडा बेटा, ये सब चीज़ जो जितने भी हैं प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत जो हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, तो वहाँ पर बनता है आपका जलप्रपात, क्योंकि यहाँ नदियाँ जमा नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, हिमालय की नदियाँ समतल भूभाग से गुजरने के कारण नौका संचालन के लिए उपयुक्त है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ गहरी खाई युक्त होने के कारण नौका संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, ठीक है, इंडियन क्लाइमेट। तो चलिए देखते हैं, भारत में मानसून जलवायु प्रकृति के भारत की एकता दिखाती है, यद्यपि बहुत सी प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ये विभिन्नताएं तापमान और वर्षा के वितरण में पाई जाती है। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से भिन्न होती है, जबकि सारे देश में मानसून जलवायु होती है। तापमान के वितरण में यही भिन्नता देखने को मिलती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान के वितरण में यही भिन्नता जो है देखने को मिल रही है। फिर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म ऋतु में 55 डिग्री सेल्सियस से तक पहुंच जाता है,
जबकि लेह का तापमान गर्मियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। जून में चूरू मतलब राजस्थान का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसी माह में तवांग अरुणाचल प्रदेश का तापमान 19 डिग्री। तो ये जो है यहाँ पर भिन्नता दिखा रहा है। फिर अब वर्षा के वितरण में भी इसी प्रकार की कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। मेघालय के चेरापूंजी तथा बेसिनराम में वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर, जबकि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र कुल 9 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार भारत की जलवायु एक होते हुए भी बहुत सी विभिन्नताएं तापमान, वर्षा अन्य क्षेत्रों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। तो व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल, डिस्क्राइब इट्स फॉर्मेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या है, तो अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी मतलब ब्लैक, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर पाई जाती है। इन्हें रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। यह मृदा काले रंग की होती है। इस मृदा में लोहे का अधिक अंश होता है, जबकि इस मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनाने की शक्ति होती है। लोहे के अतिरिक्त चूना तथा एल्यूमिनियम के तत्व अधिक होते हैं। इसमें कपास की फसल अधिक होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली मृदा महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसमें आपको थोड़ा सा मार्क्स गेन करना है तो इसमें आपको अगर मैप बनाना है यहाँ पर, और काली मिट्टी के जितने भी क्षेत्र है इसको एक राज्यवार इसको दर्शा देना है आपको। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदे ने अच्छे से पढ़ाई किया है, बंदे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मार्क्स आपको गेन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अदर स्टूडेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी। तो महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे तापमान, वाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा, नदियों का गिरना, बर्फ का पिघलना, समुद्री जलधाराएं, पवन, तटीय आकृति और खाड़ियाँ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सागरीय जल में घुले हुए ठोस लवण की मात्रा को, मतलब सागरीय जल में घुले हुए ठोस लवण की मात्रा, जो ठोस लवण होती है, ठीक है, जिसे नमक प्रकार की जो ठोस होगी और वो घुला रहता है, उसको महासागरीय लवणता ओशियनिक सैलिनिटी कहते हैं। इसे प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। समुद्री लवणता के वितरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कौन कौन, तो क्षैतिज विभाजन होगा और लंबवत विभाजन। मतलब अगर समुद्र है, ये अगर समुद्र आपका, तो यहाँ से पहले हॉरिजॉन्टल होगा और फिर वर्टिकल भी इसका डिवीजन किया जाएगा सैलिनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो क्या क्या दिया हुआ है, गोदावरी और कृष्णा नदी दिया। और दोस्तों मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपको 5 मार्क्स के सवाल है मैप वाले। अगर आप पाँचों बता देते हैं तो 5 मार्क्स आपका मिलेगा और यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि गोंडवाना और गोदावरी एवं कृष्णा नदी, फिर पश्चिमी घाट, चिल्का झील, अरब सागर और कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ से अगर मैप को अगर देखें इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले कच्छ की खाड़ी गुजरात के आसपास। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, अरेबियन सागर, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन था। फिर पश्चिमी घाट, पूरा ये वाला एरिया पश्चिमी घाट है, जबकि इधर हो जाता है आपका पूर्वी घाट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप, कृष्णा नदी निकला हुआ है महाबलेश्वर चोटी से। फिर इधर गोदावरी नदी निकली हुई है और कहाँ पर जाती है, तो ये लोग बहती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। फिर उड़ीसा में चिल्का झील देख सकते हैं, एकदम तटीय झील है। तो चलिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये वीडियो हम लोग का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से इस वीडियो को देख लें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, ताकि एग्जाम तक जाते आते आपको कुछ ना कुछ इससे मदद मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।